के बच्चों तो शुरू करते हैं। इस लेक्चर में हम लोग जे एडवांस 2024 में जो फंक्शन और रिलेशन के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, सो वी आर गोइंग टू सॉल्व देम। तो एक बार आप क्वेश्चन देख लें, फिर खुद से ट्राई करें और आपका ट्रायल हो जाए, फिर आप सॉल्यूशन देखें, है ना। तो पहले क्वेश्चन से शुरू कर रहे हैं, देखते हैं कैसा है। अब पहले क्वेश्चन को पढ़ा जाए भाई। तो लिख रहे हैं कि एक फंक्शन है एफ सच दैट आर टू आर, जी सच दैट आर टू आर, ठीक है। एफ एक्स की डेफिनेशन दी है नॉन जीरो, अरे ये तो गड़बड़ है, यहाँ पर एक्स इक्वल टू जीरो होना चाहिए, ठीक है। एक्स इक्वल टू जीरो पर जीरो वैल्यू और नॉन जीरो पर ये डेफिनेशन है। और जी की भी डेफिनेशन दी है 1 माइनस 2x है इस इंटरवल में, अदरवाइज है जीरो। फाइन। ए बी सी डी ये सारे के सारे रियल नंबर्स हैं। ए बी सी डी कहाँ पर है? अच्छा, ये जो एच एक्स है वो भी आर से आर में है और इसमें ओ हो। तो भाई ये तो देखने में काफ़ी डेंजरस लग रहा है कि एक तो एफ एक्स और जी एक्स भी अलग अलग इंटरवल्स में अलग अलग वैल्यू दे रहे हैं, और फिर एच एक्स में वो एफ एक्स और जी एक्स, अरे रे रे, अब फिर उतने पे भी गनीमत नहीं है। जी ऑफ 1/2 माइनस एक्स, काफ़ी है मामला इसका मतलब। फिर आपको क्या करना है, बताना है। क्या बताना जरा देखें। अच्छा, एच इज 1 ऑन टू डिफरेंशिएबल रेंज, एच के बारे में सब बताना है। और लिस्ट 1 में ए बी सी डी की अच्छा अलग अलग वैल्यूज दी हैं। तो ये क्वेश्चन बढ़िया लग रहा है बच्चों। बच्चे एडवांस में तो बढ़िया ही आते हैं, कई बार इजी आ जाते हैं, बट ये उतना इजी तो नहीं दिख रहा है। अब जब फर्स्ट हैंड सबसे पहली बार जब कोई क्वेश्चन ऐसा देखे तो क्या सोचे? तो यही सोचेगा यार, किसी भी तरह अगर हम एच एक्स बता दिए तो वो एच एक्स आएगा नेचुरली ए बी सी डी के साथ आएगा। तो फिर अगर एच एक्स पता चल जाए तो फिर ए बी सी डी के अलग अलग वैल्यूज रखने से पता चल जाएगा कि क्या है 1 इंटू ये जो भी है सब पता चल जाएगा। तो लेकिन जब भाई एच एक्स पता करना है तो एच एक्स को देख देख के ही हवा टाइट हो जाएगी। एच एक्स पता करना तो दूर है ना, देखो कितना खतरनाक है ये जो एच एक्स है उसमें एफ एक्स भी है, जी एक्स भी है। अच्छा, फिर जी ऑफ 1/2 माइनस एक्स भी है, तो बड़ा डेंजरस है ये, मतलब लग तो रहा है खतरनाक ही। और फिर ये भी नहीं है कि एफ एक्स और जी एक्स की कोई एक डेफिनेशन हो तो चलो भाई वैल्यू रख दो। वो तो अलग अलग वैल्यूज पर एक्स के अलग अलग इंटरवल्स में वैल्यूज में अलग अलग डेफिनेशन भी है। तो नेचुरली इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी वेरी गुड क्वेश्चन। फिर भी अब करना तो है ही, तो करते हैं भाई सॉल्व। तो देखो ऐसा है कि जब इसको आप सॉल्व करना चालू करें तो ये देखें कि ये तो चलिए ठीक है, एफ एक्स जी एक्स है तो इसलिए फिर भी मैनेजेबल है। यहाँ पर क्या है कि जी ऑफ एक्स है और जी ऑफ हाफ माइनस एक्स है, इन दोनों का समेशन है। तो पहले इससे निपट लिया जाए, है ना। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अगर ये हमें कुछ एक वैल्यू दे दे, चूंकि जी एक्स का तो अपना डेफिनेशन दे ही रखा है इस क्वेश्चन में। देखो एफ एक्स भी दिया हुआ है और जी एक्स भी दिया हुआ है। ये है तुम्हारा एफ एक्स और इधर दे रखा है जी एक्स, और इन्हीं का हमें यूज करना है, एफ एक्स का और जी एक्स का यूज करना है सॉल्यूशन के लिए। तो अगर हम ऐसा कर पाए कि जी एक्स तो दिया ही हुआ है, देखो बाकी तो सब एक एक करके सिंगल सिंगल है। ये जी एक्स प्लस जी ऑफ हाफ माइनस एक्स है। तो अगर ये वैल्यू आपके मन में आना चाहिए, अगर ये सॉल्व हो जाए तो फिर एफ एक्स और जी एक्स को रखेंगे, फिर अलग अलग इंटरवल में रख के देखना पड़ेगा क्या होता है रिजल्ट। तो भाई इसको थोड़ा सा रीअरेंज करके रख लो पहले तो एच एक्स को कुछ लिखते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन ही इतना बड़ा है कि पूरा बोर्ड भरी है, फिर भी चलो। तो एफ एक्स के साथ तो ए है और बी के साथ बच्चों जी एक्स है और जी ऑफ हाफ माइनस एक्स है। अच्छा, बाकी जी एक्स के साथ बच्चों डी है माइनस सी है,
जी एक्स के साथ क्या है, डी है माइनस सी और फिर है सी एक्स। ये है पूरा मामला एफ एक्स, ये है पूरा अपना एच एक्स। यही पूरा खिलाड़ी, इसी पे सारा कुछ टिका हुआ है। अब देखिए, इसको करने का एक थॉट मन में ये आया कि ऐसा करते हैं सर कि ये जी एक्स और जी ऑफ हाफ माइनस एक्स आ जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है, लेकिन इसमें भी अलग अलग इंटरवल में देखना पड़ेगा कैसे क्या होगा। तो पहले तो ये देखो कि जी एक्स का जो डेफिनीशन है वो 0 से हाफ में एक दिया हुआ है और एक कह रहे हैं अदरवाइज। तो 0 से हाफ में डेफिनेशन है 1 माइनस 2x और अदरवाइज डेफिनेशन है 0। तो थोड़ा इस पे जरा गौर करें कि अगर मान लीजिए x की वैल्यू 0 से हाफ कर ही दें तो हाफ माइनस x क्या हो जाएगा। तो देखो, अगर तुम इसको x को 0 से हाफ करोगे तो ऐसे 0 है तो हाफ आ जाएगा, x जैसे जैसे बढ़ाओगे घटता चला जाएगा, हाफ पे ये 0 हो जाएगा। तो एक अच्छी बात यह है कि अगर ये x 0 से हाफ है तो ये हाफ माइनस एक्स भी 0 से हाफ ही है कि नहीं। अच्छा, फिर अगर अदरवाइज कर दें, अदरवाइज मतलब हाफ से बड़ी वैल्यू कर दें आप, या से 0 से छोटी वैल्यू कर दें, नेगेटिव कर दें, तो ये भी अदरवाइज आ जाएगा। इसको 0 से हाफ होने के लिए x को 0 से हाफ होना चाहिए, और अगर ये अदरवाइज है, x अदरवाइज है, इफ दिस इज अदरवाइज तो फिर ये भी अदरवाइज हो जाएगा। आप सोच के देखो ना, जैसे अगर आप x को से नेगेटिव कर दो तो नेगेटिव कर देंगे तो माइनस माइनस प्लस, तो ये हाफ से बड़ा हो जाएगा, और x को अगर आप हाफ से ही बड़ा कर दें तो फिर ये नेगेटिव होने लगेगा। तो 0 से हाफ में ये मतलब बड़ा सोच समझ के देते हैं भाई कि थोड़ा बच्चों के लिए इजी पड़ जाए। तो 0 से अगर x हाफ है तो 1 माइनस 2x आंसर है। अब देखो, थोड़ा क्वेश्चन को ऊपर खिसकाना पड़ेगा, क्वेश्चन भी तो इतना लंबा है। चलिए एनीवेज, तो हम क्या कर रहे हैं कि g ऑफ x और g ऑफ 1/2 माइनस एक्स, इसका समेशन लिख रहे हैं। बच्चों ध्यान दीजिए, तो इसका जो समेशन लिखना है वो 2 हिस्सों में लिखेंगे। कैसे 2 हिस्से में? एक बार क्या करेंगे कि भाई x की वैल्यू ले लीजिए आप, कितनी, 0 से हाफ, और एक बार x की वैल्यू ले लीजिए आप अदरवाइज। एक बार x की वैल्यू ले लेते हैं 0 से हाफ और एक बार ले लेते हैं अदरवाइज। तो अगर x की वैल्यू 0 से हाफ है तो gx इज व्हाट, तो gx इज 1 माइनस 2x, और ये आर्ग्यूमेंट भी 0 से हाफ ही है ना। तो 1 माइनस 2, अब x की जगह 1/2 माइनस एक्स, ऐसे x की जगह क्या हो गया, क्योंकि डेफिनेशन तो वही चल रही ना कि कोई भी आर्ग्यूमेंट अगर 0 से हाफ है तो आंसर आपका है 1 माइनस 2 इंटू दैट आर्ग्यूमेंट। तो 1 माइनस 2 इंटू दैट आर्ग्यूमेंट, 1/2 माइनस एक्स। अच्छा, और अगर अदरवाइज है तो आपका जो जी एक्स है वो 0 है, तो ये भी 0 और ये भी 0, दोनों 0, तो मिला के भी 0 हो गया। ऐसा हो गया ये। अच्छा, इसको ऊपर वाले को थोड़ा सॉल्व कर लो बच्चों। तो अगर इसको सॉल्व करते हैं तो ये क्या होता है जरा देखो, 2 और 1/2 तो 1 ही हो जाएगा, तो ये तो कैंसिल ही हो गया। ठीक है, तो 1 माइनस 2x है और ये तो प्लस 2x हो जाएगा, तो यार ये भी कैंसिल ही हो गया, तो कितना बढ़िया हो गया ये। तो 1 ही बचा ना, केवल इतना ही तो बचा, बाकी सब तो आपस में कैंसिल ही हो जा रहा है। तो ये जो नंबर है gx और g ऑफ हाफ माइनस एक्स, इसका समेशन या तो 1 हो रहा है या तो 0 आ रहा है। अब ये सोच के तो कोई करेगा नहीं कि इतना आसान हो जाएगा, लेकिन फिर भी कहीं से तो शुरुआत करते ही है। तो हमने देखा कि भाई चलो ठीक है, ये 1 और 0 हो गया, अब कुछ सांस जान में जाना ही। तो अब देखो इसको लिख रहे हैं
कैसे लिखेंगे बच्चों सुनो। तो अब ये जो hx है, इस hx को दोबारा से लिखते हैं। तो कैसे लिखेंगे? तो हम लिखेंगे hx इज इक्वल टू fx, तो भाई इकलौता ही है, b के साथ एक बार 1 लिखते हैं, ठीक है, एक बार 1 लिखते हैं, और फिर लिखते हैं d माइनस सी जी एक्स, और फिर लिखते हैं सी एक्स। ये कब चलेगा? ये तब चलेगा जब आप x की वैल्यू लेते हो 0 से हाफ, ऐसे, ठीक। और एक बार इसी hx को लिखते हैं a इंटू एफ एक्स प्लस बी, और b के साथ लिखते हैं 0, और फिर बाकी तो जैसा है वैसे ही लिख देते हैं। और ये कब लिखते हैं? अदरवाइज। अदरवाइज मतलब x बिलोंग्स टू ऑल रियल एक्सेप्ट 0 टू हाफ, ठीक है। 0 से हाफ के अलावा और कुछ भी हो तो ऐसे लिखा जाए। क्यों ऐसा? इसलिए क्योंकि हमने इसको 0 कर दिया है, तो अदरवाइज में 0 हो गया, और 0 से हाफ में इसको 1 कर दिया, तो ये हमारा hx हो गया। अब कुछ राहत है। अच्छा, अब आगे चलो। अब भाई देखो, अभी भी पूरी राहत नहीं, अब इसको और थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा। gx और fx की वैल्यू तो रखनी पड़ेगी। तो जो ऊपर वाला है पहले उससे निपट लेते हैं, फिर जो नीचे वाला उससे निपटेंगे। तो बच्चों, अगर x की वैल्यू 0 से हाफ आप ले ही रहे हो, तो इसी के साथ साथ एक काम हम और भी कर सकते हैं। क्या? इस gx को यहां से हटा देते हैं, ठीक है ना। gx को हमने यहां से हटा दिया, तो x अगर आप 0 से हाफ ले रहे हैं तो जो gx है वो तो कितना था? वो तो 1 माइनस 2x था, तो 1 माइनस 2x लिख दिए, और cx लिख दिया ऐसे। और अगर x अदरवाइज है, 0 से हाफ नहीं है, तो जो gx है उसको लिखने की जरूरत ही नहीं, वो तो 0 ही है कि नहीं। तो ये हो गया। अब क्या है कि ये जो hx है उससे gx का झंझट खत्म हो गया। अब उसमें केवल बचा कौन? fx। तो फिर से एक बार लिखते हैं। तो अब ये जो hx है वो है a एफ एक्स प्लस बी प्लस डी माइनस सी 1 माइनस 2x प्लस सी एक्स। अब ये कब है? ये है 0 से हाफ। अब देखो, इसी में हम लोग क्या करते हैं, और दूसरा जो है वो अदरवाइज में है तो उसको भी लिखते हैं। तो पहले अब f से भी तो निपटना पड़ेगा। तो f देखो कैसा दिया हुआ था। तो जो f है वो नॉन जीरो पर है x मॉड x साइन 1/x, और 0 पे ये 0 है, ठीक है। तो अगर मान लीजिए, ठीक है चलो, तो जो फर्स्ट इंटरवल है hx में वो इंटरवल है 0 से हाफ। तो इसके दो हिस्से कर लीजिए आप। कैसे? एक बार लिख लीजिए कि x 0 है, तो hx को कैसे लिखोगे? तो fx तो 0 हो गया, फिर बाकी जैसा था वैसे ही लिख दीजिए, b प्लस, है ना, d माइनस सी 1 माइनस 2x प्लस सी एक्स। और एक बार x को क्या कर लेते हैं, एक बार हम ऐसा कर लेते हैं कि x की जो वैल्यू है वो 0 के आगे से चालू है और हाफ तक जा रही है। तो इस सिचुएशन में आप fx को क्या लिख देंगे? तो आप लिख देंगे a फिर x मॉड x साइन 1/x जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, और आगे तो जो ऊपर लिखा है सो नीचे आ जाएगा। बस fx को ही अलग अलग तरीके से लिख दिए, है कि नहीं। अच्छा, फिर अब अगर x की वैल्यू अदरवाइज हो, यानी इन दोनों के अलावा, से x बिलोंग्स टू रियल एक्सेप्ट 0 टू हाफ, तो इसमें तो बहुत प्लेन एंड सिंपल है कि हमारा जो fx है वो यही रखा जाएगा, x मॉड x साइन 1/x, और फिर इसमें और क्या आ रहा है? b तो है ही नहीं, ये भी नहीं है, और प्लस सी एक्स ही आ रहा है। इसको भी पूरा क्यों छोड़ें, इसको भी पूरा ही लिख देते हैं। यहाँ b भी है, d माइनस सी है, 1 माइनस 2x है, और सी एक्स है, ऐसा है।
तो बच्चों ये कुल मिलाकर ये 3 अलग अलग x के वैल्यूज हैं और उनके करस्पॉन्डिंग 3 अलग अलग अपना hx है। ठीक है, अब इसमें कहीं कोई f g कोई झंझट नहीं है। अब इसके आगे हम नहीं करेंगे, आप खुद से कर लीजिएगा। क्यों? अब तो कुछ है ही नहीं ना यार, अब तो ए बी सी डी की वैल्यू अलग अलग ऑप्शन में दी हैं, उनको रख लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा कि कहाँ 1 1 इंटू डिफरेंशिएबल, कंटिन्यूस, डिसकंटिन्यूस। अभी तो फिर बहुत आसान सी बात है। तो मेन इस क्वेश्चन में जो जड़ है वो यही है कि अगर 1 - 2x देखें और x देखें, सॉरी क्या बोल दिया मैंने, हाँ, gx x देखें और हाफ माइनस x देखें, तो x अगर हाफ 0 से हाफ है तो ये भी 0 से हाफ हो जा रहा है ना। तो ये कम से कम इसमें हमें सहूलियत मिल जा रही है, और इसमें सहूलियत मिल गई तब तो फिर क्या है कि बाकी तो fx और gx अकेले अकेले हैं, तो उनसे हम निपट सकते हैं। तो अब ये फाइनल hx हो गया। अब आपके पास जो 4 अलग अलग ऑप्शन है, तो एक एक करके आपको चेक करना चाहिए कि साहब पहले में जैसे a इतना, b इतना, c इतना, तो फिर क्या होगा, hx का एक सेट आ जाएगा ना, a b c d की अलग अलग वैल्यू के लिए फर्स्ट ऑप्शन में, तो 3 hx आ जाएंगे। देन यू कैन फिर चेक की क्या स्थिति है, ये कहाँ कंटिन्यूअस है, डिफरेंशिएबल नहीं है, कैसा है, इवन है, ऑड है। तो ये आपका काम है बच्चों, बाकी तो मैंने कर ही दिया है ना। सो दिस फर्स्ट क्वेश्चन इज डन, इट्स अ गुड क्वेश्चन। अब दूसरे पे चलते हैं बच्चों। दूसरे क्वेश्चन को देखो दूसरा क्वेश्चन क्या है। तो बोल रहे हैं कि f such that R2R be a function defined by this definition। अच्छा देखो, पिछले वाले में x mod x sin 1/x था, अच्छा यहाँ थोड़ा अलग है एनीवेज। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, fx इक्वल टू 0 है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन इन दिस इंटरवल, नो सॉल्यूशन इन दिस इंटरवल। फिर कह रहे हैं दैट सेट ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ fx इक्वल टू 0 इन द इंटरवल फाइनाइट, फिर fx इक्वल टू 0 हैज मोर देन 25 सॉल्यूशन। सारा खेल fx इक्वल टू 0 को सॉल्व करने पे चल रहा है। हमें यही तो बताना है कि fx इक्वल टू 0 के कितने सॉल्यूशंस होंगे, उसके अकॉर्डिंगली हम आंसर लिख पाएंगे, है ना। तो देखो कैसे करेंगे इस चीज को बच्चों। ये जो fx दे रखा है इसको 0 करना है, तो बताना है कि फिर जो सॉल्यूशन से पहले तो हम खुद ही निकाल लें, फिर आप ऑप्शन चेक करें कि कौन सा आंसर सही है कौन सा गलत। तो भाई अगर x 0 है तब तो fx वैसे ही 0 है, तो एक सॉल्यूशन तो x इक्वल टू 0 ही हो गया। अच्छा ठीक है, अब अगर x 0 नहीं है तो fx कितना है, तो fx लिख रहे हैं कि x² है और साइन π/x² है। तो अगर इसको 0 कर दिए, अच्छा साहब ये तो 0 है नहीं, तो नेचुरली जो साइन वाला टर्म है उसी को 0 होना पड़ेगा। x अगर नॉन 0 है तो बाहर तो नॉन 0, तो अंदर वाला 0 होना पड़ेगा। और साइन वाला टर्म 0 होने का मतलब क्या है, तो इसके 0 होने का मतलब है कि जो अंदर लिखा हुआ है वो n होना चाहिए। भाई साइन कब 0 होता है, पाई के इंटीग्रल मल्टीपल पे 0 होता है कि नहीं होता है, तो n कैन बी एनी इंटीजर। अच्छा, तो यहां से भी कुछ x निकलेगा, क्या निकलेगा, x² 1/n आएगा। तो बच्चों x की वैल्यू आएगी ±1/√n, ये हो गया x, ठीक। और n क्या है, n कोई भी इंटीजर है। अब देखो रूट में लिख रहे हो तो फिर तुम्हें पॉजिटिव इंटीजर ही लिखना होगा। क्यों? क्योंकि रूट के अंदर तो फिर नेगेटिव डिफाइन नहीं है। एनीवेज, तो 1/√n ± इस तरह का x आ रहा है। तो अगर x को थोड़ा सा 2-4 वैल्यू अगर लिखें तो कैसी नजर आएंगे भाई, तो x दिखेगा कि भाई x लिख सकते हैं सर। अच्छा, इसमें जो भी इंटरवल वगैरह दिए हैं अगर उसको देखें गौर से, तो ऐसे फर्स्ट पार्ट में कह रहे हैं fx इक्वल टू 0 हैज इनफाइनाइट सॉल्यूशन इन दिस इंटरवल।
नो सॉल्यूशन इन दिस इंटरवल। तो सारे इंटरवल तो पॉजिटिव ही है ना, तो हम नेगेटिव को अभी भूल जाएं, हमें तो आंसर में टिक करना है कौन सा सही है। तो पॉजिटिव वैल्यूज ही लिखते हैं, चलो भाई। तो पॉजिटिव वैल्यूज में एक्स क्या क्या है, जैसे एन को आप 1 से शुरू करेंगे नेचुरली, तो एक तो 1 आ जाएगा, फिर 1/√2, √3, √4 कितना हो जाता है 2, √5, √6, इस तरह से आएगा। मतलब जैसे जैसे आप बढ़ाओगे ना तो वैल्यू नीचे की तरफ जा रही है। मतलब जो सबसे बड़ा सॉल्यूशन है वो 1 है। अगर पॉजिटिव नंबर्स की बात करें तो हाईएस्ट या लार्ज जो सबसे बड़ी वैल्यू है एक्स की वो 1 है। फिर धीरे धीरे सॉल्यूशन छोटे होते चले जा रहे हैं। अब जरा ऑप्शन देखें क्या है। तो ऐसे पहले ऑप्शन में कह रहे हैं कि f(x = 0) हैज इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस। केवल यहीं तक होता तब तो आंसर सही था, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस तो नहीं। अच्छा, लेकिन इन दिस इंटरवल 1/10⁻10 से इंफिनिटी, इस इंटरवल में इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे क्या? देखो जरा समझो, गलत है ये ऑप्शन। क्यों गलत है? गलत इसलिए है क्योंकि इस इंटरवल में फाइनाइट सॉल्यूशन आएंगे ना यार। कैसे? देखो क्वेश्चन तो पढ़ ही लियो, थोड़ा ऊपर खिसका देते हैं। तो जो ए ऑप्शन है उस ऑप्शन का जो इंटरवल है वो इंटरवल 1/10⁻10 से स्टार्ट है और इन्फिनिटी तक जा रहा है। तो नेचुरली क्या है कि जब आप 1/10⁻10 से चालू करेंगे तो बीच में फिर 1 मिलेगा, फिर उसके बाद इन्फिनिटी आएगा। तो हमारा एक आंसर तो 1 है और फिर हमारे आंसर छोटे होते जा रहे हैं। तो हमारा आंसर, हमारे कई आंसर ऐसे भी तो आएंगे जो इससे भी छोटे होंगे 1/10⁻10 से। तो ऐसे अगर हम ये पूछें कि अच्छा बताओ इस इंटरवल में एग्जैक्टली कितने सॉल्यूशंस होंगे, कैन यू काउंट इट? तो आप कहें हाँ सर कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं। कैसे काउंट कर सकते हैं? देखो काउंट कर सकते हैं। काउंट ऐसे कर सकते हैं कि हम कहें कि भाई हमारा जो ये इंटरवल है तो ये शुरू होता है 1/10⁻10 से। अब इससे बड़े या बराबर जो भी 1/√10 होंगे, है ना, वो हमारे सभी आंसर इस इंटरवल के अंदर आ जाएंगे। अच्छा, तो कितने ऐसे आंसर्स हो सकते हैं भाई? ये इंटरवल हमारा जो भी आंसर है वो 1 या उससे पीछे नीचे 1/2, 1/√5, 1/√6, 1/, तो धीरे धीरे कम होता जा रहा है और 1/√ इन्फिनिटी तक जाएगा तो बहुत कम, ऑलमोस्ट 0 तक पहुंच जाएगा। तो ये भी खैर बहुत कम ही नंबर है। लेकिन हम आपसे एक पूछें अगर कि भाई ये बताओ कि इस इंटरवल में तुम्हारे जो आंसर्स लिखे हैं वो कौन कौन से आंसर आएंगे? तो आप कहेंगे सर देखिए हमारा आंसर तो 1/√10 टाइप का है, तो √10 must be greater than 1/√10 must be greater than equal to this, or you can say 10⁻10 greater than equal to √10, है ना? और you can say 10⁻20 greater than equal to n। तो इसका मतलब ये निकला कि इस इंटरवल में आपके कौन कौन से आंसर आएंगे। तो आपके आंसर आएंगे 1, 1/√2, 1/√3 से लेकर 1/√10⁻20 तक आंसर आएंगे। n की वैल्यू लेस देन इक्वल टू दिस, इससे ऊपर नहीं जाना चाहिए। मतलब n की वैल्यू आप ये लिख रहे हैं तो यही 1/10⁻10 है। अगर आपने इससे एक भी 10⁻20 + 1 कर दिया तो फिर वो और छोटा हो जाएगा, इस इंटरवल के पीछे चला जाएगा, है ना? तो ये आंसर्स हैं। तो अगर नंबर ऑफ आंसर्स पूछें इस इंटरवल में तो नंबर ऑफ आंसर्स कितने हैं?
तो इस इंटरवल में नंबर ऑफ आंसर्स हैं 1 से काउंटिंग चालू हुई है, तो आप कहेंगे सर 10 to the power 20 आंसर है। सो दिस नंबर इज ऑफ कोर्स टू लार्ज बट स्टिल इट कैन बी काउंटेड। ये इनफाइनाइट सॉल्यूशन की बात नहीं है। तो हमारा जो ये इंटरवल दिख रहा है, इस इंटरवल में फाइनाइट सॉल्यूशन तो है बट इनफाइनाइट सॉल्यूशन नहीं है। इनफाइनाइट कब कह सकते थे? जब ये 0 से इन्फिनिटी रहता, तब इनफाइनाइट, क्योंकि हमारे जो भी आंसर्स हैं वो 0 से 1 के बीच में ही रहेंगे ना, है ना? क्योंकि +1/√n की बात हो रही है, तो 1 और उससे छोटे छोटे भी कहाँ तक, बहुत बड़ा नंबर भी करोगे नीचे तो 0 ही होगा ऑलमोस्ट, 1/∞ 0। तो ये चूंकि 1/10 to the power 10 है, तो हमारे आंसर भैया फाइनाइट होंगे, इनफाइनाइट तो नहीं होंगे। हमें पता चल गया इसमें इतने सॉल्यूशन है, तो गलत हो गया। दूसरा, f(x) = 0 हैज नो सॉल्यूशन, ये 1/3 खूब सारे सॉल्यूशन है, ये भी गलती है। ये तो साफ साफ गलत नजर आ रहा है, क्योंकि इसमें भी तो कई सारे सॉल्यूशन होंगे ना। ये तो ऑलमोस्ट 0.3 से इन्फिनिटी है, तो 0.3 से 1 के बीच में कई सॉल्यूशंस आ सकते हैं, तो ये भी गलत हो गया। फिर कह रहे हैं कि सेट ऑफ सॉल्यूशंस इन 0 f(x) = 0 इन इंटरवल 0 से 1/10 to the power 10 इज फाइनाइट। नहीं, ये देखो, इसमें फाइनाइट सॉल्यूशन होंगे, इसमें इनफाइनाइट ही होंगे। क्यों? क्योंकि इसका लोअर लिमिट 0 है ना। तो अगर 0 लोअर लिमिट है, तो जैसे से 1/10 to the power 10 तब आएगा जब आप रूट के अंदर 10 to the power 20 लिखेंगे। उसके बाद इनकी कितनी भी बड़ी वैल्यू रखते चले जाइए, इन्फिनिटी तक रख दीजिए भाई। जैसे अभी हमने किया ना पीछे, ये है ना 10 to the power 10 रूट के बाद, तो इससे बड़ी हर वैल्यू हमारे इस इंटरवल में ही रहेगी। तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है बच्चों ये, बट इसमें इन्होंने लिख दिया फाइनाइट, तो ये भी गलत हो गया। जैसे अगर सी ऑप्शन हम चेक, सी की बात करें, अगर सी की बात करें बच्चों, देखो समझो और से, सी पार्ट, तो सी पार्ट में जो इंटरवल दिया है वो 0 से चालू किया इन्होंने और 1/10 to the power 10 तक गए। तो हमारा जो इंटरवल है वो कितना है, 0 से 1/10 to the power 10। अच्छा, और x की वैल्यू हमारी कितनी है सॉल्यूशन में, तो हमारी x की वैल्यू है 1/√10। तो इस इंटरवल में n की वो सभी वैल्यूज काम की होंगी जो 10 to the power 20 से बड़ी है ना। n की वो सभी वैल्यूज हमारे लिए काम की होंगी जो 10 to the power 20 से बच्चों क्या है, बड़ी। अब 10 to the power 20 से बड़ी है, तो ऐसी तो बहुत सारी हो सकती है। तो ये पूरा हमारे लिए आंसर है। तो ऐसे इनफाइनाइट सॉल्यूशंस है ना, क्योंकि इसका तो कोई लिमिट नहीं है ना, चाहे इतना बड़ा रखते चले जाइए, तो इसमें इनफाइनाइट आंसर होंगे, इसलिए सी पार्ट गलत है। अच्छा, फिर अब है एक डी और, जरा उसको भी पढ़ लिया जाए। डी में क्या लिखा हुआ है, तो डी में कहते हैं कि f(x) = 0 हैज मोर देन 25 सॉल्यूशंस। अच्छा, 25 सॉल्यूशन इन दिस इंटरवल। ये इंटरवल क्या है, 1/π² से 1/π। डी को एक बार जरा चेक करना पड़ेगा भाई, 25 ही क्यों लिखा है इसमें। देखिए बच्चों, डी को चेक करें, तो हमारा जो सॉल्यूशन है वो है 1/√n। तो कह रहे हैं कि 1/π² से 1/π के बीच में मोर देन 25 सॉल्यूशन है। तो हमें ये देखना पड़ेगा कि n की कितनी वैल्यूज पॉसिबल है। तो अगर इसको रेसिप्रोकल कर दें तो इनइक्वालिटी चेंज, तो इनइक्वालिटी बदल जाएगी, ऐसे हो जाएगी। अच्छा, स्क्वायर कर देते हैं, तो π to the power 4 ग्रेटर देन n ग्रेटर देन π²।
तो ये तो 3.9 3.1 इंटू 3.1, तो ये तो 9 पॉइंट समथिंग हो गया। और ये लगभग एग्जैक्ट मैं नहीं लिख रहा हूँ, हो सकता है 82 पॉइंट समथिंग भी आ जाए। 9 के हिसाब से एक अंदाजा मार रहे हैं, हो सकता है एग्जैक्टली 83 भी हो जाए पॉइंट का अगर इफेक्ट आएगा तो बट 81 से तो बड़ा है, ये तो लिख ही सकते हैं ना भाई। ये जो भी नंबर है, ये नंबर 100% 81 से तो बड़ा है, और ये 9 पॉइंट समथिंग ही है। तो n की तो बहुत सारी वैल्यू आ रही, 25 क्यों, तो काफी ज्यादा वैल्यूज आएंगी, 70 से ज्यादा वैल्यूज आ जाएंगी। तो n की कितनी वैल्यूज पॉसिबल है? मोर देन 70 ऑल्सो, मोर देन 70 n पॉसिबल्स, है ना। 70 वैल्यूज ऑफ n पॉसिबल्स, 70 n लिख दिया मैंने, समझ जाइए आप, है ना। 10 से चालू करो, 80 तक जाओ, 71 तो यही हो गई। और वो भी तब जब हम इसको 81 लिख रहे हैं, थोड़ा और सॉल्व करेंगे तो एग्जैक्ट बता सकते हैं। हम इसमें एग्जैक्ट बता सकते हैं कि कितने n पॉसिबल हैं। 70 से तो ज़्यादा ही, 25 से तो खैर बहुत ज़्यादा है। तो ये ऑप्शन तो एकदम सही बैठ गया, बट 25 का ही लिखा नहीं समझ पा रहे हैं। थोड़ा और प्रिसाइज लिखते तो थोड़ा गुणा उड़ा भाग करने का बच्चों को मौका मिलता कि एग्जैक्टली कितने सॉल्यूशन है ना। एनीवेज, वो आपको आसानी कर दी, तो यू शुड बी थैंकफुल टू देम। तो ये क्वेश्चन हो गया, तो ये एक बढ़िया क्वेश्चन था, इट्स अ गुड क्वेश्चन, है ना। नाइदर वेरी टफ नॉर प्लेन एंड सिंपल, बढ़िया था बच्चों, इसमें काफ़ी अच्छा हमने सोचा और आंसर भी आया। डन। सो दिस वाज द सेकंड। बच्चों तीसरा क्वेश्चन देखते हैं 2024 का। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है, जरा देखें इसका सॉल्यूशन क्या है। पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। तो लिखा है कि f सच दैट R वी अ फंक्शन सच दैट, क्या लिख रहे हैं? लिख रहे हैं कि f ऑफ x प्लस वाई इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस एफ वाई। अच्छा, तो ये तो जो है जानी पहचाना सा लग रहा है। फॉर ऑल एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू रियल, फिर एक g एक फंक्शन है जो कि 0 से इन्फिनिटी में लिखा हुआ है, सॉरी r से वैल्यू है और 0 से इन्फिनिटी इसका कोडोमेन है। और उसके बारे में कह रहे हैं कि जो g ऑफ x प्लस वाई है वो है gx इंटू जी वाई। अच्छा, ये बात है, तो g के बारे में ऐसा लिखें। तो फिर उसके बाद कह रहे हैं कि अगर f की वैल्यू -3/5 पर 12 और g की वैल्यू -1/3 पर 2 है, तो ये सब बताना है f ऑफ 1/4 प्लस g ऑफ -2 -8 इंटू g0, ये सब बताना है बच्चों। अब मैं कहूँगा जैसे ये थर्ड क्वेश्चन कर रहे हैं 2024 का, पहले दो तो ठीक ठाक है, ये फ्री के नंबर आपको देने के लिए है। फ्री के नंबर मतलब ये तो बहुत ईजी है ना यार, ये तो बिल्कुल ही बेसिक है। जैसे f ऑफ x प्लस वाई जब आप लिखते हैं और एफ एक्स प्लस एफ वाई लिखते हैं, तो ये आप जरूर पढ़ते हैं कि साहब इसका मतलब है कि जो हमारा एफ एक्स है वो कुछ के एक्स टाइप का हो गया, तभी तो x को x प्लस वाई करोगे तो के एक्स प्लस के वाई आ जाएगा। अच्छा, फिर दूसरा g ऑफ x प्लस वाई अगर लिखा हुआ है, इट इज जी एक्स इंटू जी वाई, तो इसका मतलब ये जी एक्स क्या हो गया? तो आप इसको कुछ इस तरह से लिखते हैं, लैम्डा टू द पावर एक्स, ये हो गया जी एक्स। तो ये तो बहुत ही बेसिक, जब हम लोग फंक्शन पढ़ते हैं तो अगर ऐसा रिलेशन, ऐसी फंक्शनल इक्वेशन है तो एफ एक्स को के एक्स करते हैं, ऐसी इक्वेशन है तो एफ एक्स को लैम्डा टू द पावर एक्स करते हैं, तो कई बार किया हुआ है। अच्छा, फिर यहाँ पर और एक काम दिया हुआ है, एफ ऑफ -3/5 दे रखा है 12, तो यहीं पे कर लेते हैं। एफ ऑफ -3/5 दे रखा है 12, या चलो नीचे कर लेते हैं, छोड़ो। एफ ऑफ -3/5 12 दिया है। अब जैसे क्या होगा, जो इन्फॉर्मेशन दी है कि एफ में एक जी में, तो उससे ये लैम्डा और के आ जाएगा, और जब यही आ गया तो फिर बचा ही कहाँ कुछ। फिर तो जो जो वैल्यू पूछी है वो रखते चले जाइए और सॉल्व करते जाइए, आंसर निकाल दीजिए। जब आपके पास एफ एक्स और जी एक्स ही आ जाएगा कंप्लीट, देन यू कैन गेट एनीथिंग।
जैसे एफ ऑफ -3/5 है, तो आप कैसे लिखोगे? -3/5 इंटू के इज इक्वल टू 12। तो यहां से के का वैल्यू कितना हो जाएगा? ये 4 बार चला गया, तो ये हो गया के इज इक्वल टू -20। और दूसरी इंफॉर्मेशन है कि जी की वैल्यू -1/3 पर कितनी दी है? 2। तो जी कितना है जी? लैम्डा टू द पावर -1/3 है ना, और ये दिया हुआ है 2, यही तो है। लैम्डा टू द पावर -1/3 इज 2। तो अब क्या हो जाएगा ये? तो लैम्डा टू दी पावर 1/3 करोगे तो 1/2 हो जाएगा। तो लैम्डा कितना हो जाएगा? 1/8। कैलकुलेशन एक बार आप देख लीजिएगा, हो गया। अब चूंकि अपने पास के और लैम्डा ही आ गया, सब आ गया, यहां से एफ एक्स क्या हो जाएगा बच्चों? सो योर एफ एक्स इज -20x एंड योर जी एक्स इज लैम्डा टू द पावर x से 1/8 टू द पावर x। हो गया कंप्लीट। यही आंसर, मतलब ये आंसर नहीं है, अब आंसर आप खुद से भी तो निकालिए भाई। आपको एफ एक्स और जी एक्स पता चल चुका है, तो अब ये सारे वैल्यूज आप सॉल्व कर लीजिएगा। तो भाई देखो 2024 की हम क्वेश्चन कर रहे हैं PYQs एडवांस के। तो पिछले 2 क्वेश्चन बढ़िया, काफ़ी अच्छे रहे। पहला तो खैर काफ़ी दमदार था। तो एक कंसोलेशन आपको दे दिया भाई एग्जामिनर ने कि चलो 2 में तुम्हारी हमने रगड़ाई करी, एक तुमको थोड़ा आसानी से निकाल देते हैं। तो उसी तरह का है, तो हो जाना चाहिए डन। बच्चों 2024 में एक पैसेज टाइप का आया, कॉम्प्रिहेंशन कह लें, और उस पर 2 क्वेश्चंस बेस्ड हैं। तो यहाँ पर क्या है कि वो कॉम्प्रिहेंशन छोटा सा है, तो इस क्वेश्चन में भी पूरा लिख दिया गया है, और इसका जो दूसरा हिस्सा है उसमें भी पूरा लिख दिया गया है। तो लैंग्वेज वही है, सेम, एक लाइन का बस अंतर है। तो कॉम्प्रिहेंशन से 2 क्वेश्चन है रिलेशन के, तो देखते हैं दोनों रिलेशन के क्वेश्चन क्या है। तो एक बार पढ़ते हैं। तो कह रहे हैं कि लेट सेट एस, एक सेट एस दिया, अच्छी बात है। और सेट एस में क्या है? 1 से लेकर 6 तक के 6 इंटीजर है, ठीक है। कैपिटल एक्स बी द सेट ऑफ ऑल रिलेशन कैपिटल आर फ्रॉम एस टू एस। देखो इस बात को समझो, जनरली रिलेशन के जो भी क्वेश्चन आते हैं तो वो क्या होता है, एक सेट दे देंगे, फिर उसी सेट से उसी सेट में रिलेशन, जनरली कई बार देखेंगे आप, मोस्ट ऑफ द टाइम दिया हुआ है। तो उसमें जितने भी रिलेशन कैपिटल आर है उन सबको एक सेट के अंदर डाल दिया, दैट इज कैपिटल एक्स। ओके, अच्छा, फिर इनका कहना है कि अब जो सेट एस है वो सेटिस्फाई करता है फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हैं भाई? तो एक प्रॉपर्टी है कि आर हैज एग्जैक्टली 6 एलिमेंट्स, और दूसरी प्रॉपर्टी है फॉर ईच ए कॉमा बी। एक प्रॉपर्टी क्या है? एक प्रॉपर्टी है आर के पास 6 एलिमेंट है, और दूसरी प्रॉपर्टी है कि हर ए कॉमा बी जो ऑर्डर्ड पेयर है विच बिलोंग्स टू आर, उसके लिए क्या जरूरी है? उसके लिए जरूरी है कि जो मॉड ऑफ ए माइनस बी है दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। अच्छा, ये ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है, आर में 6 एलिमेंट्स हैं, और हर ए कॉमा बी में जो डिफरेंस है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहे हैं? लेट वाई इज इक्वल टू, यहाँ छूटा हुआ ये आर लिखा जाएगा, लेट वाई इक्वल टू आर बिलोंग्स टू कैपिटल एक्स। मतलब वाई में ऐसे रिलेशन है जो कैपिटल एक्स को बिलोंग करते हैं, और रेंज ऑफ आर, ये कैपिटल आर होगा। तो रेंज ऑफ कैपिटल आर हैज एग्जैक्टली 1 एलिमेंट्स। लिखने वाले ने ऐसी की तैसी कर दी इस क्वेश्चन की, चलो मैंने सही करा दिया। तो कह रहे हैं कि y का मतलब क्या है? ऐसे रिलेशन जो कैपिटल एक्स को बिलोंग करते हैं। और कैपिटल एक्स क्या है? कैपिटल एक्स में वही रिलेशन है जिनमें 2 शर्तें हैं। पहली शर्त क्या है कि एक तो 6 एलिमेंट होने चाहिए रिलेशन में, यानी 6 ही ऑर्डर्ड पेयर पॉसिबल है।
और दूसरी शर्त यह है कि हर ऑर्डर्ड पेयर के जो दो एलिमेंट हैं उनका जो डिफरेंस है वो 2 या 2 से बड़ा ही होना चाहिए। ठीक है भाई। तो एक y दिया है, फिर ऐसी एक z दिया है। z में कह रहे हैं ऐसे r, अच्छा बस कुछ लिखा ही नहीं है। r इज अ फंक्शन फ्रॉम सेट S to S। अच्छा ऐसे r विच आर फंक्शन, जो कि फंक्शन भी हो। तो एक हो गया y, एक हो गया z, और x में तो सारा ही हो गया। ठीक है। लेट एन ए डिनोट द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट ए। एन एक्स दिया है MC6, m की वैल्यू बतानी है। ये पहला क्वेश्चन है। तो जब पहले क्वेश्चन की बच्चों बात करते हैं तो हमें यहां से और आगे तक नहीं पढ़ना है ना। फिर तो y और z को तो कोई मतलब ही नहीं है। हमें केवल यही बताना है कि कितने ऐसे रिलेशंस होंगे जो x के लायक होंगे। तो ये जो y और z है ना, वो अगला क्वेश्चन है। तो इस पॉइंट तक हमें बस पढ़ना है। तो जरा सॉल्व करते हैं बच्चों, क्या लिखा हुआ है। तो सेट x में वो रिलेशन हो, उसकी दो शर्तें हैं। पहली शर्त क्या है? पहली शर्त ये है कि जो भी r हो इसमें, उसमें एग्जैक्टली 6 एलिमेंट्स लिखा है। मैं थोड़ा और एलेबोरेट कर देता हूं, ऑर्डर्ड पेयर्स लिख देते हैं। और दूसरी बात यह भी है कि जो भी r हो, उस r में अगर a, b आपका ऑर्डर्ड पेयर है, तो इस ऑर्डर्ड पेयर के जो दो एलिमेंट हैं उनका डिफरेंस कम से कम 2 होना चाहिए। उससे ज्यादा होगा तो चलेगा। तो पहले तो यही देख लिया जाए कि कितने ऐसे r हो सकते हैं जो इन दोनों शर्तों पे खरे उतरते हैं। और ये r बनाना किससे है? ये r बनाना है हमें इन 6 नंबर से, विच आर 1 2 3 4 5 6। तो भैया देखो कैसे बनेगा। तो पहले तो ये देखें कि 6 ऑर्डर्ड पेयर बनाने हैं। तो 6 ऑर्डर्ड पेयर कैसे बने, पहले तो यही था। अब बच्चों ऐसा करिए कि आप ऐसे ऑर्डर्ड पेयर सोच लीजिए जिनमें 2 या 2 से ज्यादा का डिफरेंस हो। जैसे हम लोग अगर लिख के सोचें, जैसे एक नंबर 1 ले लिए, तो दूसरा क्या हो सकता है? 2 होगा नहीं, है ना। थोड़ा अच्छे से लिखते हैं। जैसे एक तरफ ए लिख रहे हैं और एक तरफ लिख रहे हैं बच्चों बी। तो अगर ए की वैल्यू 1 है, ये हम इस तरह से लिख रहे हैं क्योंकि हमारा ऑर्डर्ड पेयर है a, b। तो अगर a 1 है तो b क्या क्या पॉसिबल है? b 1 तो ले नहीं सकते आप, 2 भी नहीं ले पाइएगा, 3 जरूर ले लीजिए। तो 1 के साथ 3 4 5 6 ही आ जाएगा। 2 के साथ 4 5 6 आएगा। 3 के साथ आ जाएगा बच्चों 5 और 6। फिर 4 के साथ थोड़ा ऊपर कर लेते हैं क्योंकि हमें इसमें y और z से तो कोई मतलब है नहीं। 4 के साथ क्या होगा? अगर फर्स्ट एलिमेंट 4 है तो दूसरा 6 होगा, और फिर अगर 5 है तो कुछ नहीं होगा, और 6 में भी कुछ नहीं होगा। मतलब ये तो 2 हो ही नहीं सकते। इसलिए नहीं हो सकते क्योंकि फिर डिफरेंस कम से कम 2 नहीं होगा। तो ऐसे ऑर्डर्ड पेयर कितने बनेंगे? तो हम कहेंगे सर ऐसे 4 बनेंगे, ऐसे सर 3 बन जाएंगे, और ऐसे 2 बन जाएंगे, और ऐसा बनेगा 1। तो कुल ऑर्डर्ड पेयर्स कितने हो गए? तो टोटल सच ऑर्डर्ड पेयर हो गए। तो टोटल सच या टोटल वैलिड ऑर्डर्ड पेयर जो हमारे काम के हैं, जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं, टोटल वैलिड ऑर्डर्ड पेयर्स, तो इनकी संख्या है 4 3 7 2 9 1 10 हो गए साहब ये। ठीक है, कितने हो गए? 10 हो गए। 10 ही सही लिखा हुआ है कि नहीं? 1 से लेके 6 तक एक बार फिर देख लेते हैं। 1 से लेके 6 तक है, ठीक है, और एग्जैक्टली 6 ऑर्डर्ड पेयर चाहिए। तो आइडिया ये है, पहले हम ये देख लें
कि ऐसे कितने ऑर्डर्ड पेयर पॉसिबल हैं सच दैट दो जो एलिमेंट है उनका डिफरेंस कम से कम 2 हो जाए। अब कम से कम 2 डिफरेंस हो जाए, ये मैंने थोड़ा गलती कर दी बच्चों। हमने ऊपर ऊपर वाले लिख दिए, नीचे नीचे वाले यहां पे छूट गए। ये थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो गया मामला। प्रॉब्लमेटिक कैसे हो गया? यहां तक तो ठीक है, 3 के साथ ऊपर लिख दिए 5 6, एक 1 भी तो लिख सकते हैं ना भाई। 3 - 1 करेंगे तब भी तो 2 ही ना होगा। ऐसे 4 के साथ, तो 4 के साथ आप क्या कर सकते हैं? तो 4 के साथ आप ऐसा कर सकते हैं कि 5 6 तो कर ही सकते हैं। नहीं 5 तो नहीं ना कर सकते। ऊपर वाले देख लो तो 6 कर सकते हैं, नीचे 1 2 ये पॉसिबल है। फिर 5 के साथ ऊपर कुछ है ही नहीं, नीचे 1 2 3 3 पॉसिबल है, ठीक है। और 6 के साथ 1 2 3 4 इतने पॉसिबल है। अब ये सही आंसर आएगा। तो टोटल ऑर्डर पेयर की संख्या 10 नहीं है बच्चों, है ना। वो मैं थोड़ा ऊपर के ही ले रहा था, नीचे वाले छूट जा रहे थे। अब काउंट करते हैं। तो 3 इधर हो गए, 3 इधर भी हो गए, 3 इधर भी हो गए, इधर 4, तो 12 और 8 20 हो गए बच्चों। सो ऑल टुगेदर ऐसे 20 ऑर्डर्ड पेयर्स हैं जिनमें पहले और दूसरे के बीच का डिफरेंस मिनिमम 2 है। अब हमें जो बनाना है रिलेशन, उस रिलेशन में एग्जैक्टली 6 ऑर्डर्ड पेयर चाहिए। ऐसे कितने रिलेशन पॉसिबल हैं? अब तो एकदम वनीला आइसक्रीम की तरह है ये, तो कुछ बचा नहीं है इसमें। तो इतने अपने वैलिड ऑर्डर्ड पेयर इसमें से 6 चुनने। तो नंबर ऑफ पॉसिबल रिलेशंस जो कि x को बिलोंग करते हैं उनकी संख्या क्या होगी? तो आप लिखेंगे 20C6। यही आंसर है। नहीं आंसर ये नहीं है, उसमें तो कुछ और लिखा था ना। क्या लिखा था जरा देखें। कह रहे हैं कि अगर nx की वैल्यू mc6 है तो m बताना है, तो m 20 हो गया भाई। जो नंबर ऑफ रिलेशन है जो सेट x को बिलोंग करते हैं वही तो nx है। तो ऐसे रिलेशन की संख्या कितनी है? 20C6। और क्वेश्चन में लिखा था कि ये 26C6 क्या है? mc6। तो यहां से ये m कितना हो जाएगा? 20। ये m इज इक्वल टू 20 आंसर हो गया। तो ये एक आसान क्वेश्चन माना जाएगा रिलेशन का। ठीक ठाक है, बढ़िया है। मतलब बहुत डिफिकल्ट नहीं, आसान तो कुछ नहीं होता बच्चों। जब आप परीक्षा देते हैं तो एक तो परीक्षा का भी प्रेशर रहता है ना कि जल्दी जल्दी करना है सारा, उसी समय इतना दे सोच पाना, तो ये 20 हो गया। तो ये रिलेशन का पहला क्वेश्चन है। अब जो दूसरा क्वेश्चन है इसी कॉम्प्रिहेंशन में अगली जो 2 लाइन है जिसमें कि अभी हम सेट एक्स की बात कर रहे थे, उसके रिलेशन देख रहे थे। अब एक है सेट वाई और एक है सेट जेड। सेट वाई में ऐसे रिलेशन है जो एक्स को तो बिलोंग करते ही हैं, लेकिन उनकी रेंज में केवल और केवल एक ही एलिमेंट आता है। अब देखो, रेंज में एक ही एलिमेंट आता है। और फिर कह रहे हैं कि जेड में ऐसे रिलेशन है जो सेट एक्स को तो बिलोंग करते ही है, लेकिन वो एस से एस में फंक्शन भी है ना, वो फंक्शन है। तो अब वाई और जेड पर जो क्वेश्चन है वो अगला है, ठीक है, उसको देखते हैं। तो बच्चों ये वही पैसेज है, इसमें बस आखिरी लाइन में ये अंतर है कि यहां पर अपने को क्या चाहिए? अपने को चाहिए इफ द वैल्यू ऑफ एन वाई प्लस एन जेड इज इक्वल टू के स्क्वायर देन मॉड के। तो बेसिकली लॉजिक ये है कि कितने रिलेशंस हैं जो y के लिए वैलिड है और कितने रिलेशन है जो z के लिए वैलिड है, ये पता करने से हमारा आंसर आ जाएगा। तो चलो करते हैं। अब y में एक ऐसे रिलेशन की चर्चा है जो x को तो बिलोंग करे बट उसकी रेंज में केवल और केवल एक ही एलिमेंट हो। तो ऐसे कितने रिलेशन है जिनकी रेंज में केवल और केवल एक ही एलिमेंट हो? तो देखो, अभी तुमने देखा था कि
अगर कोई भी ऑर्डर्ड पेयर हम a कॉमा बी लेते हैं, तो अगर a को से कोई 1 लेता है तो फिर b को क्या लेना पड़ेगा? तो b को लेना पड़ेगा हमें, जो पीछे किया था वही एक बार मैं लिख दे रहा हूं, तो b 3 4 5 6 है ना। फिर अगर a 2 ले लेते हैं तो 2 ले लेते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा से 4 5 6, 3 ले लेते हैं तो 5 6 और नीचे 1, फिर 4 ले लेते हैं तो 6 ऊपर और नीचे 1 2, और फिर 5 ले लेते हैं तो नीचे 1 2 3 बस 3, और फिर अगर 6 ले लिया जाए a तो नीचे कई सारे रहेंगे 1 2 3 4। तो इस तरह से कुल ये 20 ऑप्शंस थे हमारे पास। अब देखिए इनका ये क्वेश्चन है कि जो भी y की अगर बात करें, सेट y की, तो y का जो भी रिलेशन है वो x को तो बिलोंग करना ही चाहिए। मतलब इसमें y में भी जो रिलेशन है ईच आर मस्ट हैव 6 ऑर्डर्ड पेयर, है ना। सब में 6 ऑर्डर्ड पेयर तो रहनी चाहिए, और उसमें ये बात भी होनी चाहिए कि मॉड a माइनस बी क्या हो। दूसरी बात यह है कि मॉड a माइनस बी ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होना चाहिए। तो एग्जैक्टली 6 ऑर्डर्ड पेयर चाहिए, और सबकी रेंज जो है उसमें एक ही नंबर होना चाहिए। तब तुम सोचो, ऐसे सोचो कि जैसे मान लीजिए हम उन ऑर्डर्ड पेयर के बारे में सोचें जिनमें b 3 है। रेंज का मतलब सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ b, है ना। जो इमेज की जो भी इमेज का जो सेट आता है दैट इज कॉल्ड रेंज। तो मान लीजिए हम चलें कि अच्छा ऐसा कर लेते हैं सर, इमेज 3 मान लेते हैं। तो क्या हमारे पास ऐसे रिलेशन है जिनकी संख्या 6 हो और जिनमें इमेज कितनी हो 3? तो 3 वाले देखो जिसमें इमेज 3 है, 3 वाला एक तो इधर हो गया, एक इधर हो गया और एक इधर हो गया, और तो कहीं दिख नहीं रहा। ऐसे 3 ही है बच्चों। तो आप कोई अगर रिलेशन R लिखते हैं जिसमें इमेज 3 है, तो आपके पास तो 3 ही एलिमेंट आएंगे। जैसे अगर ये 3 है तो इसका प्री इमेज 1 है, तो 1,3। फिर ये 3 है तो उसका प्री इमेज 5 है, तो यू विल हैव 5,3। और ये 3 है तो उसका प्री इमेज 6 है, तो 6,3। यही तो आएगा। तो क्या ये R कभी भी X को बिलोंग कर सकता है? नहीं कर सकता है ना। वाई? बिकॉज इट हैज ओनली कितने? 3 ऑर्डर्ड पेयर, जबकि हमें क्या चाहिए थे 6। तो ये तो गड़बड़ हो गया ना। अब भाई कुल मिलाकर हैं अपने पास कितने? 20 तो ऑर्डर्ड पेयर ही है, और 20 ऑर्डर्ड पेयर हैं, और उसमें जो इमेज है 1 से 6 तक सब नंबर है। तो 6 नंबर्स हैं और उनसे 20 पेयर बन रहे हैं। तो अब जैसे 3 आखिरी में है तो ऐसे 3 पेयर बनेंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा एक या 2 नंबर, जैसे कुछ ऐसी भी नंबर्स होंगे जिसमें 4 पेयर बन जाएंगे और बाकी से 3 बनेंगे। जैसे मान लीजिए 1 को जैसे देखो, तो 1 आखिरी में है, एक पेयर यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, तो 1 से 4 बन गए। 6 बनने का तो सवाल ही नहीं है भाई। 6 पेयर बन ही नहीं सकते सच दैट आखिरी में सब में 1 आ जाए। तो इसका मतलब ये हुआ कि y जो है उसमें कोई पेयर ही नहीं है, सॉरी कोई भी ऐसा रिलेशन नहीं है जो y की शर्तों को माने। तो y तो ny तो 0 हो गया। अच्छा अब nz देखो, nz में क्या कह रहे हैं? z में कह रहे हैं कि ऐसे रिलेशन जो फंक्शन भी हैं s से s में, यानी सेट x के ऐसे रिलेशन जो फंक्शन भी है। अब फंक्शन भी है तो कैसे होगा? देखो जरा गौर से। अब फंक्शन है तो कैसे करोगे? देखो फंक्शन, अब हम लोग करते हैं बात z की। तो देखो z में जो भी रिलेशन है वो है तो x के ही, लेकिन उनमें एक एडिशनल चीज है कि वो फंक्शन होना चाहिए। तो फंक्शन कैसे? तो भाई देखो जैसे 1 है, तो 1 के साथ अपने को कनेक्ट करने के लिए कितने ऑप्शन है? तो 1 के साथ हम या तो 3 को कनेक्ट कर सकते हैं, या 4 को, या 5 को, या 6 को।
तो इमेज ऑफ वन, जैसे अगर फंक्शन है तो जरा मैं अगर बना दूं तो ये है हमारा सेट एस, और इसमें 1 2 3 4 5 है, देयर आर ऑल टुगेदर 6 नंबर्स 1 2 6। तो ये है सेट एस, और एस से एस में हमें फंक्शन चाहिए, तो यहां भी 1 2 3 4 5 6। अब बच्चों आप 1 की इमेज अगर बनाइएगा तो 1 की इमेज बनाने के लिए आपके पास कितने ऑप्शन है? एक तो 3 है, जो लिखा है सामने वही है। तो नंबर ऑफ फंक्शन का मतलब क्या है? जितने तरह से आप इसको इसके साथ मैपिंग कर सकें। तो 1 की इमेज बनाने के 4 ऑप्शन, 2 की इमेज बनाने के 3 ऑप्शन, फिर 3 4 5 सबके लिए 3 3 ऑप्शन, और 6 की इमेज बनाने के 4 ऑप्शन। हो गया, यही तो है। ये 4 क्या है? ये 4 है पॉसिबल इमेजेस ऑफ 1, ऐसी पॉसिबल इमेजेस ऑफ 2, 3 4 5 6। भाई सबकी कोई ना कोई इमेज बननी चाहिए, तभी तो फंक्शन कहलाएगा। कोई एलिमेंट बेचारा ऐसा न रहे जिसकी इमेज ही नहीं बन पाए। ठीक है, तो ये जो नंबर ऑफ फंक्शंस यहां पर आ रहे हैं, मतलब वही नंबर ऑफ रिलेशन हो जाएंगे, ऐसे रिलेशन जो फंक्शन भी हैं। तो ये जो भी आंसर आएगा यही होगा हमारा NZ। अब देखें जरा उसमें क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है कि इसका और इसका समेशन, NZ और NY का समेशन K² है, तो मॉड K बताना है, बस खत्म हो गई बात। तो भैया देखो NY और NZ का समेशन K² है, तो NY तो 0 है, NZ कितना है? तो NZ हो गया बच्चों 4² और 9²। तो यहां से मॉड के क्या हो जाएगा? 36। 4 और 9 हो गया, 36 हो गया, यही आंसर है। तो ये एक पैसेज है, कॉम्प्रिहेंशन टाइप क्वेश्चन है, जिसमें कि 2 क्वेश्चन पूछे गए थे, तो हमने दोनों निपटा दिए। NX, NY, NZ, 3 बातें बतानी थी, रिलेशन का क्वेश्चन था, बढ़िया ठीक ठाक था, है ना। तो इसी के साथ ये पूरा सेशन ओवर हुआ। सो हमने इस सेशन में 2024 के JEE एडवांस के PYQ किए। ऑल टुगेदर देयर वर 5 क्वेश्चंस, है ना। थिंक अबाउट 5 क्वेश्चंस। 5 क्वेश्चंस में 3 क्वेश्चन प्योर फंक्शन पर बेस्ड थे और 2 क्वेश्चंस प्योर रिलेशन पर बेस्ड थे, है ना। सो दिस इज डन, कंप्लीट।